एसी में हम लोग को ये देखना है कि जब हम एक आर्मेचर कॉइल को मीन्स हम एक कॉपर का कॉइल लेंगे और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे, तो फ्लक्स वेरिएशन की वजह से ईएमएफ और ईएमएफ से करंट इंड्यूस होगी। ये टाइम का फंक्शन होगी, अकॉर्डिंगली इसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहने वाले हैं, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एसी। यहाँ हमारे पास एक आर्मेचर कॉइल है। जब हम कॉपर का टर्न लगाएंगे ऑन अ नॉन मेटेलिक फ्रेम, तो दिस इज कॉल्ड एन आर्मेचर कॉइल। शेप में रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल, अगर सर्कुलर होता तो सर्कुलर आर्मेचर कॉइल। ठीक है, हमने इसको सस्पेंड कर दिया इन मैग्नेटिक फील्ड है ये। अभी इसको रोटेट कराएंगे, जैसे ही रोटेट होगा मैग्नेटिक लाइंस जो है इससे जो फ्लक्स बाउंड कर रही है वो वेरी करने लगेगा और फ्लक्स वेरिएशन की वजह से ईएमएफ आएगा। अगर हम इस आर्मेचर कॉइल पर एक नॉर्मल ट्रेस करें परपेंडिकुलर, तो दिस इज कॉल्ड द सरफेस वेक्टर, इसको सरफेस वेक्टर कहते हैं। और इस सरफेस वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ जो एंगल है, इसको हम एंगल मेड बाय द आर्मेचर कॉइल कहते हैं। जैसे अगर आर्मेचर कॉइल ऐसे है तो उस केस में हम देखेंगे कि नॉर्मल टू द आर्मेचर कॉइल इज दिस, और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड में ही अगर है तो एग्जैक्टली पैरेलल हो गया, यानी थीटा जीरो। जब आर्मेचर कॉइल घूमकर ऐसे होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड प्लेन में है, और आर्मेचर कॉइल का जो सरफेस वेक्टर है वो नॉर्मल टू द बोर्ड प्लेन होगा, तो अकॉर्डिंगली ये 90 डिग्री। फिर ऐसे रोटेट करेगा तो 180 डिग्री, कंप्लीट रोटेशन करके 360 डिग्री। अभी जो इससे फ्लक्स से लिंक्ड है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। अगर हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट करा रहे हैं तो आफ्टर अ टाइम टी जो एंगल यहाँ सब्टेंड होगा विल बी द ओमेगा टी। ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी होता है, तो ओमेगा विल बी द थीटा बाई टी, तो यहाँ से थीटा हो जाएगा ओमेगा टी। और हमारे पास हो गया इंस्टैन्टेनियस फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट कर दीजिए, इधर हो जाएगा डी फाई बाई डी टी द फ्लक्स वेरिएशन। बी होल्ड है, ई होल्ड है, कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हो गया फ्लक्स वेरिएशन। नाउ फैराडे का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ईएमएफ हो जाएगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी। So this is minus n d phi by dt is the ba, so ba और माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसमें एन बी ए ओमेगा को कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, जो हाईएस्ट ईएमएफ एसोसिएट है, दैट इज द एन बी ए ओमेगा। बाकी साइन ओमेगा टी इसको प्लस माइनस या एक मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू में फ्लक्चुएट करा रहा है। अकॉर्डिंगली यहाँ हमारे पास हो जाएगा ईएमएफ डेवलप्ड इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ बोलेंगे, तो ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ईएमएफ ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा अक्रॉस द टर्मिनल्स। अकॉर्डिंगली इसको आप वोल्टेज कह सकते हैं। तो दिस इज द इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज, दिस इज द पीक वोल्टेज। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आने वाला है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। मीन्स जैसे ही आर्मेचर कॉइल को आपने रोटेट कराया, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन लिंक था वो वेरिएट करने लगा, अकॉर्डिंगली एक ईएमएफ आया, ईएमएफ से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम करंट लिखना चाहें कि कितनी करंट होगी, तो करंट ओम्स लॉ से लिख सकते हैं, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो
current is equal to voltage upon resistance, so implies that I is equal to voltage is the V naught sine omega t upon resistance. Now this is called peak value of the current which is flowing through the circuit. तो आपके पास फाइनल इक्वेशन है करंट का as the I is equal to I naught sin omega t. मीन्स जब हम आर्मेचर कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो जो वोल्टेज डेवलप होती है इज द वी नॉट साइन ओमेगा टी, जो करंट प्रोड्यूस होती है इज द आई नॉट साइन ओमेगा टी. यहाँ जो करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है इज द फंक्शन ऑफ टाइम. तो इनको हम अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज कह रहे हैं. दिख रहा है ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जैसा है. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जैसा मीन्स टाइम के साथ वोल्टेज और करंट इंक्रीज करेंगी, डिक्रीज करेंगी एंड डायरेक्शन भी चेंज करेंगी. अगर हम टाइम की डिफरेंट वैल्यूज रखें, कहां से रखेंगे टाइम की डिफरेंट वैल्यूज? आर्मेचर कॉइल के एक कंप्लीट रोटेशन को हम एक कंप्लीट टाइम कैपिटल टी, ऑर्बिटिंग टाइम या रोटेशन टाइम कैपिटल टी कहते. तो जब आर्मेचर कॉइल जस्ट गोइंग टू रोटेट है तो t इक्वल टू 0 रखते. जब 1/4 रोटेशन पूरा होता तो t/4 रखते. जब हाफ ऑफ द रोटेशन पूरा होता तो उस केस में t/2 रखते. जब 75% रोटेशन पूरा होता तो उस केस में 3t/4 रखते. एंड जब कंप्लीट रोटेशन पूरा हो जाता तो उस केस में t रखते. ओमेगा क्या रख सकते हैं? ओमेगा होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी. डेल्टा थीटा एक रोटेशन की बात कीजिए तो 360 डिग्री, और डेल्टा टी एक रोटेशन की बात कीजिए तो टी. यानी ओमेगा को हम रिप्लेस कर देते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में 2π/t से, और टाइम की इनमें से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, या आप लगातार ये वैल्यूज रखें तो आपको करंट और वोल्टेज की वैल्यूज पता चल जाएंगी ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ आर्मेचर कॉइल. तो अगर इन वैल्यूज को रखना शुरू करें यहाँ पर तो हमें करंट और वोल्टेज की रीडिंग मिलने लगेगी. उसको हम यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं, कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज. इस पर हम टाइम ले रहे हैं. टाइम ले सकते हैं 0 और t/4 यानी कि क्वार्टर रोटेशन हुआ है, t/2 हाफ रोटेशन हो गया, 3t/4 75% रोटेशन हुआ है, एंड 1t कंप्लीट रोटेशन हुआ है. जो करंट की पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब इन अ डायरेक्शन, और अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो इन अपोजिट डायरेक्शन. और वोल्टेज को भी इसी पर एक्सप्रेस करते हैं. करंट से थोड़ा ज्यादा एम्पलीट्यूड शो कर देते हैं वोल्टेज का. ठीक है, ये करंट की रीडिंग हो गई. वोल्टेज के लिए इसको प्लस भी नोट कर लीजिए, यानी वोल्टेज इन पॉजिटिव और वोल्टेज इन नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन से है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. और पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट. तो अगर पावर शो करना है तो पावर भी आपको यहाँ मिल जाएगा. पावर पॉजिटिव हीटिंग को कहते हैं, एंड पावर नेगेटिव पावर नेगेटिव. अभी हमारे पास है t इक्वल टू 0 रखेंगे तो वोल्टेज इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट टाइम पर अगर t इक्वल टू यहाँ t/4 रखें एंड दिस इज द 2π/t, तो वोल्टेज की वैल्यू आएगी v0. अगर हम t की वैल्यू t/2 रखें एंड दिस इज द 2π/t, तो ये रखने पर आएगा वोल्टेज 0. 3t/4 अगर हम टाइम की वैल्यू यहाँ 3t/4 रखें, दिस इज द 2π/t, रख के देख लीजिए वोल्टेज की वैल्यू आएगी नेगेटिव, यानी डायरेक्शन चेंज हो गया, टर्मिनल चेंज हो गए. एक टर्मिनल पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था, वाइस वर्सा. अभी दूसरा पॉजिटिव हो गया और पहला नेगेटिव हो गया, एंड एक कंप्लीट रोटेशन पूरा हुआ. टी की जगह टी रख दीजिए और इसकी जगह 2π/t, आपको वोल्टेज 0 मिलेगी. इस तरीके से वोल्टेज इंक्रीज कर रही है, वोल्टेज डिक्रीज कर रही है, वोल्टेज डायरेक्शन चेंज कर रही है, एंड फाइनली एक रोटेशन पूरा होने पर वोल्टेज 0 हो जा रही है. एग्जैक्टली यही करंट का इक्वेशन भी होगा. क्यों? क्योंकि t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t/4, t इज इक्वल टू
T/2, 3T/4 और 1T रख रख के जब आप वैल्यू जनरेट करेंगे तो T=0 पर आपको करंट 0 मिलेगी, नेक्स्ट टाइम पर करंट मैक्सिमम मिलेगी, फिर आपको करंट 0 मिलेगी, फिर नेक्स्ट टाइम पर आपको करंट नेगेटिव मिलेगी, फिर नेक्स्ट टाइम पर आपको करंट 0 मिलेगी। अकॉर्डिंगली आपको जो करंट इक्वेशन मिलेगा, करंट का जो ग्राफ मिलेगा, वो ग्राफ मिलेगा लाइक दिस। पावर current into voltage is the instantaneous power. Current 0, voltage 0, accordingly power भी 0 हो जाएगा। तो T=0 पर सर्किट को जो डिलीवर्ड पावर है वो 0 होगी। नाउ T/4 तक जाते जाते करंट एक्वायर्स द मैक्सिमम वैल्यू, वोल्टेज एक्वायर्स द मैक्सिमम वैल्यू। तो करंट इंटू वोल्टेज, पावर एक्वायर्स द मैक्सिमम वैल्यू, पावर हो जाएगा मैक्सिमम। नाउ यहाँ करंट भी 0, वोल्टेज भी 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द डिवाइस 0 आएगा। नेक्स्ट टाइम पर पहुंचेंगे तो करंट नेगेटिव, वोल्टेज नेगेटिव, इनटू करेंगे तो पावर पॉजिटिव आएगा, मींस पावर अभी भी पॉजिटिव है। एंड यहाँ जब आएंगे तो करंट 0, वोल्टेज 0, तो पावर हो जाएगा 0। तो अगर आप पावर को ट्रेस करेंगे तो आएगा पावर डेथ, मींस पावर इंक्रीजिंग, पावर डिक्रीजिंग, पावर इंक्रीजिंग, पावर डिक्रीजिंग। तो ये इतना फास्ट फ्लक्चुएशन है कि करंट, वोल्टेज और पावर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, लेकिन जो इससे टीवी, फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उनके पावर फ्लक्चुएट नहीं हो रहे क्योंकि उनको एवरेज पावर मिलता है। तो इतना फास्ट फ्लक्चुएशन है कि इनकी एक एवरेज वैल्यू है, वो एवरेज वैल्यू कंटिन्यूअसली मेंटेन है अक्रॉस द डिवाइस, अकॉर्डिंगली वो डिवाइस प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज होने का मतलब एक सेकंड में आर्मेचर कॉइल 50 रोटेशन पूरा करती है, और एक रोटेशन में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और एक नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। यानी एक सेकंड में जो करंट है उसकी उसकी ऐसी ऐसी 50 साइकिल बनेंगी, और यही चीज वोल्टेज का भी होगा। यहाँ जनरल इक्वेशन आपको मिल गया कि अगर हम एक आर्मेचर कॉइल को रोटेट कराएं तो उस आर्मेचर कॉइल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो V नॉट साइन ओमेगा टी का होगा, और जो करंट एसोसिएट होगी वो I नॉट साइन ओमेगा टी होगी। अभी जब इसको हम डिफरेंट डिवाइसेस पर अप्लाई होने देंगे, डिफरेंट डिवाइसेस का मतलब रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, LR सर्किट, CR सर्किट। हमारे पास 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, फिर इनके मिक्स्ड पार्ट है, RC है, RL है, LC है, ठीक है, सीरीज LCR है, पैरेलल LCR है, एंड सो ऑन। हमारे पास इस तरीके से जैसे जो भी टीवी, फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर, AC जो भी बनने वाला है वो इन्हीं 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को ऐड करके बनेगा। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, इन्हीं को ऐड करेंगे तो हमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस मिलेंगे, ट्रांसमीटर, रिसीवर, बल्ब, हीटर, इन्हीं से मिलने वाला है। तो अभी हमने सिर्फ ये बताया कि जब हम एक आर्मेचर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन की वजह से उसके टर्मिनल्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, वो विच इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो टाइम के साथ इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है और डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अकॉर्डिंगली जो करंट डेवलप होती है वो भी टाइम का फंक्शन होती है, और वो भी टाइम के साथ इंक्रीज और डिक्रीज करने लगती है। अब आते हैं मेजरमेंट में। मेजरमेंट में हम ऑर्डिनरी वोल्टमीटर, एमीटर से इनका मेजरमेंट नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर फ्लक्चुएटिंग। अभी आप ही देखो, एक बार प्लस आएगा फिर एक बार माइनस आएगा। यानी अगर हम एक एमीटर जोड़ दें सर्किट में, देखिए करंट इंक्रीजिंग तो ये एक तरफ जाएगा, फिर करंट डिक्रीजिंग तो ये वापस आएगा, फिर डायरेक्शन चेंज होके करंट इंक्रीजिंग तो ये दूसरी तरफ जाएगा, और फिर ये वापस आ रहा है 0 पर, यानी ये लौट आएगा। इसका मतलब है ये पॉइंटर एक कंप्लीट साइकिल के लिए ऐसे रोटेट करेगा, एक तरफ जाएगा, फिर लौट कर आएगा, फिर दूसरी तरफ आएगा और फिर लौट जाएगा, और ऐसा ये एक सेकेंड में 50 बार करेगा। मीन्स ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करेगा। या इतना हाई फ्रीक्वेंसी है कि ये ऑसिलेट यानी मूव ही नहीं करेगा और अपनी इनिशियल पोजीशन पर मेंटेन रह जाएगा। इसका मतलब है अल्टरनेटिंग करंट्स एंड वोल्टेजेस कैन नॉट बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब जो लैब में हमारे पास डीसी वोल्टमीटर एमीटर थे उनसे हम
अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट नहीं कर सकते बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेजेस आर फ्लक्चुएटिंग कंटिन्यूअसली एंड वेरी फास्ट। सो हमें नए कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो नए कॉन्सेप्ट में हम दो कॉन्सेप्ट यहाँ डिफाइन करते हैं। एक को बोलते हैं मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरे को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ द मेजरिंग करंट एंड वोल्टेज। दोनों से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। देखेंगे कि एक्चुअल जो मेजरमेंट होते हैं आर द रूट मीन स्क्वायर, दैट इज आरएमएस मेजरमेंट। उससे ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ गया मीन वैल्यू ऑफ एसी और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन वैल्यू जो डिफाइन है करंट और वोल्टेज का इज करंट की मीन वैल्यू। मीन वैल्यू पहली बात तो हाफ साइकिल के लिए निकाली जाती है। रीजन जान लीजिए क्यों, चाहे हम वोल्टेज को सॉल्व करने जाए चाहे हम करंट को सॉल्व करने जाए। अगर हम एक कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे, एक कंप्लीट साइकिल मीन्स जो आर्मेचर है उसका एक कंप्लीट रोटेशन पूरा होगा। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक करंट पॉजिटिव वैल्यू शो करेगी और यहाँ से यहाँ तक करंट नेगेटिव वैल्यू शो करेगी फॉर अ कंप्लीट साइकिल टी। अगर हम एक पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज करने जाएंगे तो इसका प्लस में वैल्यू आएगा, इसका माइनस में वैल्यू आएगा और टोटल का जैसे ही मीन निकालेंगे 0 हो जाएगा। तो हम हाफ ऑफ द साइकिल की ही मीन वैल्यू निकालते हैं। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक करंट का मेजरमेंट करें तो मीन वैल्यू का फार्मूला होता है इंटीग्रल 0 to t/2 I dt डिवाइडेड बाई 0 to t/2 के लिए टाइम इंटरवल है t/2। दिस इज द फार्मूला फॉर मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अगर ये वोल्टेज होता तो वोल्टेज की मीन वैल्यू पर हाफ साइकिल हो जाती 0 to t/2 v dt डिवाइडेड बाई t/2। इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे तो विल प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोवाइड द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। चलिए एक को सॉल्व करके देख लेते हैं। अच्छा ये आया कहां से है, आप ऐसे देखिए इधर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट है। नाउ दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। एक स्ट्रिप कट करते हैं फॉर द इंटरवल dt। इस स्ट्रिप में इंस्टेंटेनियस करंट को शो करते हैं एज द आई। तो स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा आई डी टी, हाफ साइकिल का एरिया हो जाएगा इंटीग्रल आई डी टी 0 to t/2 डिवाइड कर देंगे फ्रॉम द टाइम इंटरवल, तो यही एवरेज या मीन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। नाउ आई मीन इज इक्वल टू t/2 को लिख सकते हैं 2/t, तो दिस बिकम्स 2/t हो जाएगा 0 से t/2 I dt, where I is the instantaneous value of the alternating current और instantaneous value of the alternating current है I naught sin omega t dt। now I naught बाहर आ जाएगा, sin omega t dt होता है now cos omega t माइनस cos omega t by omega। और जब आप इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2I naught by t। नाउ ये हो जाएगा cos omega t by omega अंडर द लिमिट 0 से t/2। नाउ ओमेगा भी आप बाहर कर लेंगे, एक बार आप यहाँ t/2 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी इसकी इज इक्वल टू 2I naught by pi, ये वैल्यू मिलेगी 2I naught by pi। दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसी तरीके से अगर आप मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकाले होते तो आपको मिलता 2V naught by pi।
ये हाफ साइकिल के लिए है। अगर फुल साइकिल के लिए मीन वैल्यू आपसे पूछा है तो 0 आ जाएगा। फुल साइकिल के लिए करंट की मीन वैल्यू 0 होती है, फुल साइकिल के लिए मीन वोल्टेज की वैल्यू भी 0 होती है। हाफ ऑफ द साइकिल के लिए जो वैल्यूज आती हैं वो 2 आई नॉट बाई पाई आती है। इसी को 0 पॉइंट अगर 2 पाई को 3.14 से ओपन करें तो ये आ जाएगा 0.637 आई नॉट। इसी तरह ये आ जाएगा 0.637 वी नॉट। इस तरीके से अगर हम मीन वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की मेजर करें तो हाफ साइकिल की मीन वैल्यू आपको करंट की और वोल्टेज की मिल गई। ठीक है, तो यहाँ दो ड्रॉबैक दिख रहा है, फुल साइकिल मेजरमेंट नहीं है और हाफ साइकिल का मेजरमेंट जो आ रहा है वो 63.7% आ रहा है। तो ये एक्यूरेट नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं और दूसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं, दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। तो आरएमएस मेजरमेंट में आइए, तो आरएमएस में हम रूट मीन स्क्वायर मेजरमेंट करते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपको इंस्टेंटेनियस करंट मिली थी, अगर उसको ग्राफिकली देखें तो आपको ग्राफिकली मिला था 10। जब मीन वैल्यू निकाल रहे थे तो मीन वैल्यू फॉर फुल साइकिल 0 आ रहा था। उसका रीजन ये है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उनका 50% पार्ट पॉजिटिव है एंड 50% पार्ट नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव नहीं रहता तो फिर हम आंसर इजीली पा सकते थे, यानी एवरेजिंग कर सकते थे। तो इनको स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने का मतलब 0 का स्क्वायर 0, दिस इज आई नॉट, आई नॉट का स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर। नाउ ये जो वैल्यू है इसको 0 कीजिए, इसको स्क्वायर कीजिए, तो 0 का स्क्वायर 0। नाउ ये जो वैल्यू है इसको स्क्वायर कीजिए, दिस इज माइनस आई नॉट, स्क्वायर करेंगे तो जाएगा प्लस आई नॉट स्क्वायर। नाउ दिस इज 0, 0 का स्क्वायर 0, यानी हमने करंट को करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्क्वायरिंग कर दिया। ठीक है, स्क्वायरिंग करने का बेनिफिट ये हुआ कि इसमें नेगेटिव खत्म हो गया। ठीक है, दिस इज द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस टाइम and this is the graphical variation of square of the current with respect to time। और अब इसका एवरेज निकालिए। कैसे? आप यहाँ एक स्ट्रिप कट कीजिए, इस स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा आई स्क्वायर इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंटू डी टी, मीन्स ये हो जाएगा आई स्क्वायर डी टी, इस स्ट्रिप का एरिया। फुल साइकिल के लिए इसको निकालेंगे, एरिया में कन्वर्ट करेंगे तो 0 to t हो जाएगा। नाउ डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तो एक साइकिल का है दिस इज द आई स्क्वायर का मीन। ठीक है, यानी ये स्क्वायर ऑफ द करंट का मीन वैल्यू हो गया ये। ठीक है, दिस इज रिटन एज स्क्वायर ऑफ द करंट का मीन। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका रूट ले लीजिएगा, रूट ले लेंगे तो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द करंट। नाउ दिस विल बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। यहां लिख रहे हैं आई आर एम एस, यानी पहले क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ द करंट कर देते हैं, फिर उसका मीन निकालते हैं और अब उसका रूट ले लेते हैं। ऐसा करते हैं तो हम आसानी से अल्टरनेटिंग करंट जो कि फ्लक्चुएट कर रही है की मीन वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। अब अगर इसको सॉल्व कर, यही चीज वोल्टेज के लिए है, अगर वोल्टेज के लिए लिखते तो यहाँ हो जाता 0 to t v स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू मीन ऑफ v स्क्वायर। तो कोई एक सॉल्व कर लीजिए, मान लेते हैं हमें मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द करंट को सॉल्व करना है, तो ये फुल साइकिल के लिए है। ना ये हो जाएगा 0 to t आई स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई t, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई t। दिस इज द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द करंट। नाउ आई की वैल्यू रख दीजिए, आई की वैल्यू होती है इंस्टेंटेनियस, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आपको मिल जाएगा 1/t
Now this is 0 to t I naught square sin square omega t. I naught square sin square omega t dt. Now I naught square बाहर कर दीजिए. I naught square by t. Now this is the integral 0 to t sin square omega t dt. This is the average of sin square omega t. Sin square omega t की लोवेस्ट वैल्यू होती है 0, हाईएस्ट वैल्यू होती है 1, तो मीन हो जाएगा 0 प्लस 1 बाई 2. या तो आप इंटीग्रेशन लगाइए या रफली, हमें स्टेप्स नहीं चाहिए, हमें फाइनल आंसर चाहिए. तो हम कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज पर फुल साइकिल, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फुल साइकिल में लोवेस्ट वैल्यू सोच लीजिए क्या होता है 0, फुल साइकिल में हाईएस्ट वैल्यू क्या होता है 1, तो एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा. इंटीग्रेशन का मतलब एवरेज हो गया यहाँ पे, एवरेज वैल्यू यानी कि फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू. तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 बाई 2. अपर लिमिट इज t, लोअर लिमिट इज 0, t माइनस 0. मीन्स ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन रिप्लेस होने जा रहा है आई नॉट स्क्वायर बाई टी. ये हो जाएगा 0 प्लस 1 बाई 2, लिमिट है t माइनस 0. तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई, ऊपर लिख रहे हैं आई नॉट स्क्वायर बाई टी. दिस इज 1 बाई 2 एंड दिस इज टी. तो टी एंड टी कैंसिल हुआ. दिस इज आई नॉट स्क्वायर बाई 2. अभी इसका रूट ले लेंगे तो आरएमएस हो जाएगा. तो आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट विल बी द रूट ले लीजिए. तो आई नॉट स्क्वायर का रूट हो जाएगा आई नॉट और 2 का रूट हो जाएगा बाई रूट 2. आई नॉट बाई रूट 2. ठीक है. 1 अपान रूट 2 होता है 0.707, यानी रूट 2 1.4 से ओपन होगा और 1 अपान 1.4 कैंसिल कर लीजिए 0.707 आई नॉट. ठीक है. मीन्स जो आरएमएस वैल्यू ऑफ द करेंट है इज द फुल साइकिल की इज द 0.707 आई नॉट. यही चीज आप वोल्टेज के लिए देख सकते थे. वोल्टेज के लिए सॉल्व करते तो आपको वोल्टेज आरएमएस मिल जाता एज द वी नॉट बाई रूट 2 और इसकी वैल्यू मिल जाती है आपको 0.707 वी नॉट. तो इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट के जो मेजरमेंट होते हैं वो आरएमएस होते हैं. हम आरएमएस करंट मेजर करते हैं, आरएमएस वोल्टेज मेजर करते हैं. तो आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू आपको मिल गई. जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं टू मेजर द अल्टरनेटिंग करंट, वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स आरएमएस वैल्यू एसी की मेजर करते हैं. आ जाइए फेज बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज. फेज में जाने से पहले आप ठीक है पहले फेज देख लेते हैं. पावर अभी बचा हुआ है, करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट हो गया, पावर का मेजरमेंट बचा हुआ है. पावर के मेजरमेंट में जाने से पहले हम लोग को फेज देखना चाहिए. फेज क्या है? एक्चुअली में जब हम लोगों ने आर्मेचर कॉइल को रोटेट कराया तो रोटेट कराने पर हम लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन से जो अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज मिली उनको हमने लिखा V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. जब इनका ग्राफिकल वेरिएशन लिया तो हमने देखा कि करंट के लिए ग्राफिकल वेरिएशन आ रहा है करंट इंक्रीजिंग, करंट डिक्रीजिंग, करंट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड फाइनली करंट बिकम 0 एक साइकिल के लिए और फिर यही रिपीट होगा. यही चीज अगर हम वोल्टेज के लिए इसको खींच के देखें तो वोल्टेज के लिए भी यही मिला था. वोल्टेज इंक्रीजिंग, वोल्टेज डिक्रीजिंग, वोल्टेज चेंजिंग द डायरेक्शन एंड अगेन इंक्रीजिंग एंड फाइनली वोल्टेज रिड्यूसेस टू 0. यानी यहाँ एक दिक्कत है. दिक्कत ये है कि ये बता रहा है कि आर्मेचर कॉइल रोटेट करते हैं, फ्लक्स कट होता है, तो फ्लक्स कट होने से करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इंक्रीजिंग, बोथ आर डिक्रीजिंग,
बोथ आर चेंजिंग द डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। बट ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि कभी करंट की कुछ वैल्यू सर्वाइव करती है तो वोल्टेज जीरो होता है, कभी वोल्टेज की कुछ वैल्यू सर्वाइव करती है तो करंट जीरो होता है, या ऐसा होता है कि करंट इंक्रीजिंग होती है, वोल्टेज डिक्रीजिंग होती है। मतलब दोनों एक साथ जीरो होगा, दोनों एक साथ मैक्सिमम होगा, दोनों एक साथ डायरेक्शन चेंज करेगा, ऐसा नहीं है। करंट एंड वोल्टेजेस हैव सम फेज, इसको हम पाई से डिनोट करते हैं। फेज का मतलब सिर्फ इतना है कि एक साथ दोनों वैल्यू जीरो नहीं होगी, दोनों के बीच में कुछ लीडिंग या लैगिंग होगा। वोल्टेज इंक्रीजिंग तो हो सकता है, करंट डिक्रीजिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी सर्किट में मेजर करें, करंट की वैल्यू जीरो आ रही है बट वोल्टेज जीरो नहीं है, तो ये इक्वेशन तब लिखा जाएगा जब हम जैसे टी इक्वल टू जीरो पुट करें इसमें और इसमें, तो देखिए टी इक्वल टू जीरो पर ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ ग्राफ से देख सकते हैं। अभी ये चाहिए तो करंट के इक्वेशन को रहने देते आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज अवेलेबल को लिख सकते थे वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। बेनिफिट, अगर हम टी इक्वल टू जीरो कर दें तो ये जीरो हो जाएगा, अगर हम टी इक्वल टू जीरो कर दें तो ये वाला टर्म खाली जाएगा, जीरो हो जाएगा साइन फाइव, वी नॉट साइन फाइव, यानी वोल्टेज की वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी, वोल्टेज अवेलेबल। तो इसका मतलब है कि जब करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट करने जाएंगे इन रियल सर्किट, तो हम ये देखेंगे कि करंट और वोल्टेज के इक्वेशन में हमको पाई अरेंज करना पड़ेगा, आइदर इन करंट इक्वेशन और इन वोल्टेज इक्वेशन, तब जाकर के जस्टिफाई हो पाएगा मेजरमेंट अक्रॉस द वेरियस सर्किट। तो हम अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज को या तो ऐसे लिख ले, आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी को लिख ले वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। टी इक्वल टू जीरो पर ये बताएगा करंट जीरो है, और टी इक्वल टू जीरो पर वोल्टेज की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम करंट में फेज अरेंज कर ले, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, और वोल्टेज में फेज छोड़ दे वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये तब यूज होगा जब वो वोल्टेज जीरो रखनी है और करंट की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव रखनी है। अब हम फाइव अरेंज तो कर ले रहे हैं इस बात को शो करने के लिए कि टी इज इक्वल टू जीरो पर करंट और वोल्टेज एक साथ जीरो ना हो, या किसी टाइम पर करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ अपनी डायरेक्शन ना चेंज करें। लेकिन इस पाई की वैल्यू कैसे पता चलेगी कि पाई की वैल्यू कितनी है? तो जब हम डिफरेंट एसी सर्किट को पढ़ेंगे, टीवी, फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर, हीटर, गीजर, प्रेस, ट्रांसमीटर, रिसीवर, तो देखेंगे कि उसमें जो कंपोनेंट यूज होते हैं, जो उसमें आर, एल और सी यूज होते हैं, दे डिसाइड द वैल्यू ऑफ द फेज पाई। और हम जब उन डिफरेंट कंपोनेंट को असाइन करेंगे तो हमें फेज की वैल्यू मिलने लगेगी। तो अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज में फेज क्या है? फेज का मतलब होता है the alternating current and voltage are leading and lagging. Both are not acquiring the zero value at the same time, or both are not changing the direction at the same time. They are leading or lagging through some values. Now, this value is arranged in terms of a phase phi, जिसको हम करंट में या वोल्टेज में प्लस या माइनस करके अरेंज कर देते हैं। जब हमको सर्किट आइडेंटिफाई कराया जाएगा कि ये रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है या मिक्स्ड सर्किट है, तो हम फेजर डायग्राम बनाना सीखते हैं। वहां उस फेजर डायग्राम के हेल्प से हम इस फेज फाई की वैल्यू को निकाल लेते हैं। इसका मतलब है जब आर्मेचर कॉइल को रोटेट कराएंगे तो जो करंट एंड वोल्टेजेस प्रोड्यूस होंगी, वो करंट या वोल्टेज इनमें से कोई एक सेट हम लेंगे, आइदर दिस आर दिस। जैसे क्लास 11 में सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट कराते थे, तो जब मीन से वैल्यू लिखते थे तो उसमें फाई नहीं होता था, फाई जीरो लेते थे। जब एंड से मेजरमेंट करते थे तो फाई की वैल्यू 90 लेते थे, और समवेयर मिडवे से आप अगर ऑसिलेशन काउंट करते थे तो उसमें प्लस माइनस फाई लेते थे। इन सेम वे जब हम अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे तो वहां हमें करंट या वोल्टेज में फाई अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चल के देख लेंगे कि करंट में अरेंज करें कि वोल्टेज में अरेंज करें, प्लस में अरेंज करें कि माइनस में अरेंज करें। लेकिन दिस इज द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आ जाइए पावर। पावर आपने देखा था कि जब हम लोगों ने आर्मेचर कॉइल को रोटेट कराया था
तो जनरली आपको करंट मिली थी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आपको वोल्टेज मिला था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और जब आपने इनका एसोसिएट पावर खींचा था तो पावर भी आपको मिला था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पावर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग था। तो डिवाइस को जो पावर मिलेगा वो एवरेज पावर होगा। एवरेज मीन्स हमें यहाँ फ्लक्चुएटिंग पावर से एवरेज पावर में जाना होगा। आपको पता है कि जब अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज प्रोड्यूस होंगी तो उनके इक्वेशंस कुछ ऐसे होंगे। से आई हम ले रहे हैं एज द आई नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज ले रहे हैं एज द वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव जीरो भी हो सकता है, फाइव जीरो टू 360 के बीच में कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने जो डायग्राम बनाया है इसमें करंट जीरो, वोल्टेज भी जीरो, अकॉर्डिंगली फाइव की वैल्यू हो गई जीरो। अगर हम ऐसे बना देते करंट इज दिस और वोल्टेज इज दिस, तो मतलब होता कि करंट तो जीरो है बट वोल्टेज इज नॉट जीरो, यानी वोल्टेज लीडिंग है, यानी वोल्टेज में हमें प्लस आई अरेंज करना चाहिए। आई की वैल्यू कितनी है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मीन किसी सर्किट में जो करंट की वैल्यू है और जो वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इज रिटन लाइक दिस। तो एसोसिएट पावर लिख सकते हैं आप। आपको पता है पावर इज द v इंटू आई। इसको इंटू करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको पावर का एक इक्वेशन मिलेगा। उस इक्वेशन में टाइम आ गया तो आपको चाहिए एवरेज पावर। एवरेज पावर का फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू इंटीग्रल P डी टी अपान, कंप्लीट साइकिल की बात हो रही है। P मीन्स यहां से यहां तक के लिए ये पावर हो गया, इधर टाइम हो गया। अगर आप एक स्ट्रिप कट करें फॉर इंटरवल dt तो ये हो जाएगा P इंस्टेंटेनियस पावर, दिस इज dt, हो जाएगा P dt। यहां से यहां तक हो जाएगा इंटीग्रल जीरो टू टी P dt डिवाइडेड बाई एक साइकिल है T। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ एवरेज पावर। अभी हम पावर को v इंटू आई से यहाँ रखते और रख के सॉल्व करते तो सॉल्व करने पर आपको ये फाइनल मिलता। आपको याद रखना पड़ेगा एज द v नॉट आई नॉट कॉस फाइव बाई टू, ये आएगा सॉल्व करने पर v नॉट आई नॉट कॉस फाइव बाई टू। टू को रूट टू में तोड़िए तो हो जाएगा v नॉट बाई रूट टू, ये एवरेज पावर, इंटू आई नॉट बाई रूट टू इंटू कॉस फाइव। इसको बोलते हैं वी आर एम एस, इसको बोलते हैं आई आर एम एस, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि फाइव की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे कॉस फाइव जीरो से लेके वन तक जाएगा, अकॉर्डिंगली पावर की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी। यानी अल्टरनेटिंग करंट में जो एवरेज पावर डिलीवर होता है डिवाइस को इज द पी बार इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। यानी कि किसी भी सर्किट में टीवी ट्रांसड्यूसर कंप्यूटर में अगर आप मेजरमेंट करने जाते हैं तो आपको करंट को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना होगा दिस, वोल्टेज को एक्सप्रेस करना होगा दिस। ठीक है, ये फाइव या तो करंट में होगा या वोल्टेज में होगा या प्लस होगा या माइनस होगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फाइव आपको अरेंज करना पड़ेगा। और जो आपको पावर लेना है वो पावर आप लेते हैं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ये आपने अल्टरनेटिंग करंट का प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट सीख लिया। अब इन्हें जब डिफरेंट डिवाइसेस को देंगे तो डिवाइसेस वर्क करेंगी और उनके वर्क करने से आप जो ऑपरेशन चाहते थे, हीटिंग एक्शन, कूलिंग एक्शन, ठीक है, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, वो आपको मिलेगा। अब हम लोगों को डिफरेंट टाइप का एसी सर्किट को देखना है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे में। ओके।